हेलो साथियों, वेलकम टू टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आप सभी का टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रकाश और मानव नेत्र। दोस्तों, प्रकाश और मानव नेत्र से क्वेश्चन की जो श्रृंखला चल रही है उस श्रृंखला का आज चौथा क्लास है साथियों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में रेलवे, जेईई, एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इन सभी क्षेत्रों में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का जो है श्रृंखला लेकर आए हैं। तो हम लोग दोस्तों आज कवर करेंगे 20+ क्वेश्चन। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं किसी, तो आप इसमें 20 में से 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन करके दिखाइएगा दोस्तों, तो जाने हम आपकी तैयारी कैसी है। चलिए दोस्तों, आज आप लोग कवर करेंगे क्या, प्रकाश और मानव नेत्र से संबंधित क्वेश्चन। दोस्तों, इससे पहले हम ये कहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और आप अपनी तैयारी बेहतरीन कर सके दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का क्लास क्या है, प्रकाश और मानव नेत्र से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर डेली करंट अफेयर, साइंस, विज्ञान की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान, इन सभी चीज़ों की क्लासेस प्रॉपर तरीके से चलाई जाती है, और एनटीपीसी की एनालिसिस क्लासेस चल रही हैं साथियों, तो ज़रूर देखिए। क्वेश्चन की ऐसी भंडार, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का भंडार दोस्तों लेके हम लोग आए हैं कि आप वो क्लास देखने के बाद आपको किसी भी तरह से जीव विज्ञान हो या फिजिक्स हो या रसायन विज्ञान हो, आपको दिक्कत नहीं होने वाली साथियों। तो प्लीज़ आप पिछले क्लास को जाकर जरूर देखिएगा। मानव नेत्र का आज चौथा क्लास है। चलिए दोस्तों, आज क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, कैमरे में जो प्रयोग किया जाता है वो लेंस है उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा क्या, उत्तल लेंस, यानी कि कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, सॉरी कॉनकेव लेंस, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा, उत्तल लेंस आपका राइट आंसर होगा। और नोट कर लीजिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरआरबी चेन्नई में पूछा गया टिकट कलेक्टर के लिए, और टिकट कलेक्टर में पूछा गया दोस्तों 2002 में कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है दोस्तों, और प्रकाश से संबंधित क्वेश्चन कह रहा है पानी और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक ज्ञात करिए। दोस्तों, सबसे पहले जरूरी होता है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। पानी और कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है क्रमशः, ठीक है, और पूछ क्या रहा है, कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक पूछा रहा है। ये भी ध्यान देने वाली जरूरत है कि किसके सापेक्ष किसका अपवर्तनांक पूछ रहा है। तो दोस्तों, पहले बात मैं आपको बता देता हूँ कि इसके सवाल कैसे लगाया जाएगा। तो एक क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग इसको। क्वेश्चन में आपको दिया है पानी का 4/3 और 3/2 दिया है कांच का अपवर्तनांक, ठीक है दोस्तों। और क्या पूछा है, तो दोस्तों आपका क्या दिया हुआ था कि पानी का जो अपवर्तनांक दिया हुआ है NW = W से मतलब वाटर 4/3, और ग्लास का दिया है NGG से मतलब ग्लास का दिया है 3/2। दोस्तों, फार्मूला आपको इस तरह से लगाना पड़ेगा, और क्वेश्चन को पहले बार ढंग से पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि कांच के सापेक्ष, तो कांच के सापेक्ष तो कांच का जो है अपवर्तनांक नीचे रहेगा और पानी ऊपर है। कांच के सापेक्ष पानी का निकालना है, तो कांच का नीचे और पानी का ऊपर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए इसको निकालें कैसे। जो NW है वो क्या है, जल का अपवर्तनांक 4/3 ऊपर लिखेंगे, और पूरे के बटे में क्या रहेगा, NG मतलब कांच का अपवर्तनांक 3/2। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, 8/2। क्या आएगा, 8/9 आएगा आंसर। क्या आ जाएगा, 8/9 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये है आपका वाटर, जल का अपवर्तनांक, और ये दिया है आपका कांच का अपवर्तनांक, और आपको पूछा है क्या, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो कांच के सापेक्ष मतलब नीचे और जल का अपवर्तनांक ऊपर, ठीक है। इस तरह से आपका समझ में आ गया होगा। इस तरह का न्यूमेरिकल अगर एग्जाम में आता है तो दोस्तों आप इसको जरूर सॉल्व कर सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए साथियों। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, और दोस्तों चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री और अपवर्तन के बाद का कोण जो है वो है 30 डिग्री, को माध्यम का अपवर्तनांक सूचक है। ये कह रहा है कि माध्यम का अपवर्तनांक बताइए। अगर आपतन कोण दिया है 90 और अपवर्तन कोण दिया है 30, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग आपतन कोण और अपवर्तन कोण को जो अच्छे तरीके से समझते हैं और इसका न्यूमेरिकल को लगाते हैं दोस्तों। इसका न्यूमेरिकल को जैसे लगाया जाता है उस तरह फार्मूले से लगाएंगे अभी लोग। दोस्तों, आपका क्वेश्चन कह रहा था कि आपतन कोण की जो वैल्यू है वो 90 है, ठीक है, आई से हमने दिखा दिया इसको, और अपवर्तन कोण की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है।
ठीक है, हमने दिखा दिया। अब पूछ क्या रहा था कि अपवर्तनांक बताइए माध्यम का। तो आप माध्यम का अपवर्तनांक क्वांटिटी होता है n इक्वल टू साइन आई अपन में साइन आर। ठीक है दोस्तों, साइन आई क्या है, जो दोस्तों ये साइन आई है, आई का क्या मान है, वो आई है जो वो हमारा आपतन कोण है, और आर क्या है, अपवर्तन कोण। तो इसकी वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, तो साइन आई की जगह पर 90 रखेंगे तो क्या आएगा, साइन 90 का मान होता है 1, कितना होता है 1, और साइन 90 का मान कितना होता है 1, और साइन आर की जगह पर 30 रखेंगे तो साइन 30 का मान होता है 1/2। तो दोस्तों इसका ओवरऑल आंसर क्या आएगा, एन की वैल्यू कितना आएगी, 2 आएगी। तो इस आंसर को नोट कर लीजिए, यह है माध्यम का अपवर्तनांक। क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक, ये निकल गया। और आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए साथियों इस क्वेश्चन में, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन है बहुत ही इजी है। बस केवल आपको स्नेल का नियम भी कहता है कि साइन आई अपन में साइन आर इक्वल टू एन। ठीक है, एन है अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। आपतन कोण दिया हुआ है और अपवर्तन कोण दिया हुआ है, वैल्यू पुट करेंगे और फटाक से आंसर आपका आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रहा आपका शानदार क्वेश्चन जो रेलवे में पूछा गया है साथियों, और आरआरबी मुंबई जेई में 2015 में पूछा गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से प्रकाश के पूर्ण परावर्तन का उदाहरण क्या है। ऑप्शन है हीरो का चमकना, तारों का टिमटिमाना, मृग मरीचिका, इनमें से सभी। तो दोस्तों ये जो सभी, इसका आंसर राइट होगा, क्योंकि हीरा होता है उसको जब इस तरह से उसकी कटिंग होती है, क्रिस्टल कटिंग कि दोस्तों उसमें जो है लाइट का पूर्ण परावर्तन हो जाता है, और तारों का टिमटिमाना भी पूर्ण परावर्तन होता है, और मृग मरीचिका भी पूर्ण परावर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, अब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरणें जाती हैं तो वो क्रांति कोण से मान ज़्यादा हो जाता है आपतन कोण का वैल्यू। अगर क्रांति कोण के मान से जो है अपवर्तन कोण की वैल्यू, अपवर्तन कोण की वैल्यू क्रांति कोण के मान से ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है, पूर्ण परावर्तन हो जाता है। ठीक है साथियों, तो चलिए हम लोग इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ये सभी हीरे चमकना, मृग मरीचिका और तारों का टिमटिमाना। ठीक है दोस्तों, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है, आँख से संबंधित क्वेश्चन है। आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो दोस्तों आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आँख पर बना प्रतिबिंब जो होता है वो दोस्तों वास्तविक होता है और उल्टा होता है। कैसा होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको पता चल गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। नोट कर लीजिए दोस्तों, इसको हल्के मत लीजिए। रेलवे का सबसे प्रिय क्वेश्चन साथियों, आरआरबी गोरखपुर में पूछा गया साथियों। गोरखपुर जोन से आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब यानी बिंब कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन लेके आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो आप इन सभी क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा अगर आपका आंसर नहीं पता है। और अगर आंसर पता है तो कमेंट में जवाब जरूर दीजिए और अपना रिवीजन स्टार्ट रखिए। आनंद आने वाला है दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक देखिएगा जरूर। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। आँख के रेटिना पर बना बिंब कैसा होता है, आपने नोट कर लिया है, कैसा, वास्तविक और उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है दंत चिकित्सक का दर्पण किस प्रकार का होता है। यानी दांत को जो डॉक्टर होता है वह किस टाइप के दर्पण का इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों आप हमें बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो एकदम राइट आंसर जो होगा, एकदम सटीक आंसर है, वो क्या है, वो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका राइट आंसर है। क्या है डी में, अवतल दर्पण। ठीक है दोस्तों, अवतल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जो है डेंटल जो डेंटल डॉक्टर होते हैं वो रखते हैं। कैसा अवतल, मतलब कैसा दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अवतल दर्पण। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है ये बेहतरीन क्वेश्चन का बार बार रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों, आरआरबी कोलकाता में पूछा गया है। कह रहा है कि किस माध्यम से होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। दोस्तों जिस माध्यम में प्रकाश को अवरोधक करने वाली चीज़ें कम होंगी, यानी कि वो एक तरीके से उसमें कोई ऐसा माध्यम पदार्थ ना हो जो प्रकाश की गति को कम कर सके, यानी कि एकदम हल्का माध्यम। आदर्श के रूप में समझ ले निर्वात, उसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। ठीक है, और जितना ही वो सघन होगा, जितना ही वो कॉन्सेंट्रेट होगा, ज़्यादा सांद्रता ज़्यादा होगी, वो क्या होगा, ज़्यादा उसको प्रभावित करेगा उसकी गति को। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर मैं बताता हूँ आपको, जो कांच है,
कांच में जो है प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा किस में गति होगी? निर्वात में, ठीक है। फिर उसके बाद वायु में, फिर उससे कम जल में, और सबसे कम कांच में, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ लेकिन यहाँ पे ज़रूर नोट कर लीजिए, मैं आपको एक क्लिक करके दिमाग में, कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश में क्या चीज़ नहीं चेंज होता है? तो प्रकाश की जो आवृत्ति होती है दोस्तों, वो चेंज नहीं होती है। क्या नहीं चेंज होता है? प्रकाश की जो आवृत्ति होती है वो चेंज नहीं होती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की आवृत्ति चेंज नहीं होती है। आशा करता हूँ आप इसे नोट कर लेंगे साथियों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और बाकी क्या, गति वगैरह चेंज होती रहती है, ठीक है। क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने पर उसकी प्रकाश की गति चेंज होती है, बट उसकी आवृत्तियाँ चेंज नहीं होती हैं। कांच में गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी हो जाती है? दोस्तों, जिस रंग की गति सबसे मतलब जिस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसकी गति धीमी पड़ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? कांच में गुजरने वाले प्रकाश के किस रंग की गति धीमी पड़ जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है बैगनी, और बैगनी का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होता है। तो बैगनी का तरंगदैर्घ्य कितना होता है बताइए? तो बैगनी का तरंगदैर्घ्य होता है दोस्तों 380 से कितना? 380 से होता है 450 नैनोमीटर, ठीक है दोस्तों। नोट कर लीजिए, जो बैगनी का जो तरंगदैर्घ्य होता है, जो रेंज होता है, वो कितना होता है? वो होता है 380 से 450। और दोस्तों एक चीज़ और नोट करिए, लाल का जो होता है वो कितना होता है? तो वो होता है लाल का 650 से 700, 650 से 750 नैनोमीटर, ठीक है। नोट कर लीजिए, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, 10-20 जो नैनोमीटर का रेंज होता है। जैसे 350 न कर 650 न 640 कर दिया, 660 कह दिया। लेकिन हाँ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सटीक आंसर आप चुन के ऑप्शन में लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है तरंगदैर्घ्य? लाल का होता है। और सबसे कम किसका होता है? बैगनी का। इतना समझ में आ गया दोस्तों। और एक चीज़ और नोट करिएगा कि कौन सा ऐसा कलर है जिसका विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों बैगनी का विक्षेपण जो है वो सबसे अधिक होता है, लेकिन लाल का विक्षेपण सबसे कम होता है। नोट कर लिया ना? नोट कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन में चलेंगे। इसका राइट आंसर तो आपको पता ही चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, ये रहा आपका शानदार क्वेश्चन साथियों। जिस क्वेश्चन का मुझे संभावना थी वो क्वेश्चन यहाँ पे है। मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। इसमें क्या कह रहा है कि किस प्रकाश शुद्ध प्रकाश में जब प्रिज्म से गुजरता है तो जो वर्ड सबसे कम विचलित होता है वो कौन सा है? वो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग लाल है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर ऐसे ही पूछता है तो लाल तो सबसे कम विचलित होता है, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में लाल दिया ही नहीं तो हम लोग आपको एक कॉन्स्टेंट बता रहा था अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि जिसका तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा, जिसकी तरंगदैर्घ्य की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी ऑप्शन के अकॉर्डिंग, वो कम विचलित होगा। क्या होगा? कम विचलित होगा, यानी उसका विक्षेपण क्या होगा? कम होगा। नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन जाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से कि प्रिज्म से जब सफ़ेद किरणों को गुजारा जाता है तो वो किस टाइप के, इंद्रधनुष के टाइप के, मतलब कितने रंगों में विभक्त हो जाता है और किस क्रम में विभक्त होता है। इनको एक बार हम लोग देखेंगे अच्छे तरीके से। ये रहा साथियों आपका एक प्रिज्म। जो प्रिज्म एक त्रिभुज की भांति होती है और उसमें जब हम जो सफ़ेद रंग की जो किरणें हम लोग हैं उसको जब उस पर आपतित होती है, डाला जाता है, तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। देखिए ये 7 रंग इस प्रकार से हैं और इसी को बोलते हैं विबग्योर, ठीक है। विबग्योर। तो सबसे नीचे जो कलर होता है वो होता है बैगनी, और सबसे ऊपर जो कलर होता है वो सबसे ऊपर लाल होता है, और सबसे बीच में जो कलर होता है वो हरा होता है। इतना समझ में आ गया साथियों? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? देखिए यहाँ पे हमने क्या डाला? सफ़ेद किरणें डाली और यह 7 रंगों में विभक्त हो गया। अच्छे तरीके से मैं जूम कर दे रहा हूँ, देख लीजिए इसे। देखिए इसमें सबसे नीचे क्या है? बैगनी। सबसे जो नीचे बैगनी है उसका विक्षेपण सबसे ज़्यादा हुआ है, ठीक है साथियों। वो सबसे नीचे विचलित होकर आया है और सबसे कम विचलित किसका हुआ है? लाल कलर का,
ठीक है। तो आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये प्रिज्म कैसा होता है, उस पर कैसे प्रकाश डालते हैं, तो वो किस तरह से कई रंगों में विभक्त हो जाता है, सबसे ऊपर, सबसे नीचे और सबसे बीच में कौन सा कलर होता है। ये सारी क्वेश्चन जो जितने सारे डाउट होते हैं वो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को जरूर लाइक करिएगा, और हाँ क्लास मतलब हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा आपका शानदार क्वेश्चन, कह रहा है फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या है। तो दोस्तों जो फोटोग्राफी होता है उसमें एक रसायन इस्तेमाल किया जाता है, वो रसायन का क्या नाम है? ऑप्शन में पढ़ लीजिए आप, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन में लिखा है आपका कि सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम फास्फेट या सिल्वर नाइट्रेट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जो दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा कि फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो बी है सोडियम थायोसल्फेट, वो फोटोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है साथियों। और आपको यहाँ से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है साथियों। तो फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक क्या है, वो रसायन है सोडियम थायोसल्फेट। दोस्तों अगर आप नोट नहीं कर रहे होंगे तो आप बहुत ही पछताएंगे साथियों, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और जो बच्चा अच्छे तरीके से मन लगा के इसको नोट कर रहा होगा, पढ़ रहा होगा, वो एग्जाम में क्वेश्चन का धुआं धुआं कर देगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, अच्छे तरीके से कवर करते हैं और आनंद लेते हैं क्वेश्चनों के साथ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है साथियों? अगला क्वेश्चन ये है, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति होती है। तो दोस्तों प्रकाश की तुलना में जो रेडियो तरंग की गति होती है वो कितना होती है, कैसा होती है, कम ज़्यादा? तो दोस्तों सबसे पहली बात ये सुन लीजिए कि प्रकाश की गति जो होती है वो सबसे अधिक गति होती है, सबसे अधिक ज़्यादा होती है। प्रकाश की गति क्या होती है? रेडियो की तुलना में अधिक होती है, ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है साथियों। तो आप नोट कर लीजिए। और इसी वजह से हम लोग प्रकाश का उपयोग किस क्षेत्र में कर रहे हैं आजकल? तो वो है फाइबर ऑप्टिक्स, प्रकाश की तंतु यानी फाइबर ऑप्टिक्स की सहायता से हम सिग्नल को भेज रहे हैं एक स्थान दूसरे स्थान पर। क्यों? क्योंकि दोस्तों इससे हम अपने इन्फॉर्मेशन को बहुत ही तेज़ी से यानी स्पीड में भेज सकते हैं, ठीक है साथियों। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से, इसकी गति की वजह से और इसमें कम लॉसेज होने की वजह से प्रकाश का इस्तेमाल किया जा रहा है फाइबर ऑप्टिक्स में। ये क्वेश्चन भी पूछा था साथियों, किस वजह से? इसकी गति की वजह से। ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और यहाँ का इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसका आनंद लेंगे। प्रकाश जो है निर्वात में भी चलता है, क्यों? क्योंकि प्रकाश संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन अगला क्या है कि विद्युत क्षेत्र, और उसके अगला ऑप्शन क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, और ऑप्शन नंबर डी में क्या कह रहा है कि वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, आप हमें बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है प्रकाश, इसलिए वो निर्वात में भी चलता है, ठीक है। क्योंकि निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता फिर भी ये चलता है, इसका मतलब यह है कि यह चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। आशा करता हूँ आपका इसका आंसर समझ में आ गया होगा सही से। इसका राइट आंसर क्या था दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र से, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगर दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा। ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकती है कहलाता है, ऐसा मतलब कौन सा तरंग है जिसका ध्रुवीकरण पोलराइजेशन नहीं हो सकता है? तो दोस्तों पोलराइजेशन नहीं होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुदैर्ध्य तरंगे। जिसका जो है ध्रुवीकरण नहीं होता है उन्हें हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, और जिसका ध्रुवीकरण हो जाता है उसे बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमने क्या बताया अभी आपको? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, और यह रेलवे में पूछा गया है, वो भी रांची की रेलवे में, रांची जोन से, कि ऐसा तरंग जिसका ध्रुवीकरण नहीं होता है नहीं। इसको जरूर नोट किया करिए, जो नहीं बोलता है ना उसमें बच्चे छोड़ देते हैं, क्वेश्चन कन्फ्यूजन में होकर
होने वालों को लिख देते हैं, जबकि पूछता है नहीं होने का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, प्रकाश के ध्रुवण की घटना से सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। तो दोस्तों जिसमें प्रकाश ध्रुवण होता है उसे आपको बताया मैंने कि वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। कैसी तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। आपने नोट कर लिया होगा। क्यों? क्योंकि जिसकी ध्रुवण नहीं होता है, यानी कि अगर ध्रुवीकरण नोट करिए, ध्रुवीकरण अगर नहीं है होता है तो वह कैसी तरंगे हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे। कैसी तरंगे हैं? अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है। और अगर ध्रुवीकरण हो जाता है तो अगर ध्रुवीकरण होता है तो वो कैसी तरंगे हैं? तो वो तरंग कैसी है? अनुप्रस्थ तरंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अनुप्रस्थ तरंगे। प्रकाश कैसी तरंगे हैं? नोट करिए, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश जो है वो है क्या? अनुप्रस्थ तरंगे हैं। कैसी है? अनुप्रस्थ तरंगे है। और इससे एक क्वेश्चन और पूछता है यहाँ से कि इसको माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रकाश को क्या है? चलने के लिए, विचरण के लिए प्रकाश को क्या माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम नहीं चाहिए इसको, यानी कि यह सूर्य से हमारे पास आता है बिना माध्यम के। ठीक है। लेकिन जो है ध्वनि है उसे माध्यम की जरूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों आज का। कह रहा लेंस किससे बना होता है। तो दोस्तों लेंस की जो निर्माण होता है वो किस प्रकार की कांच से बना होता है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ऑप्शन है पायरेक्स फ्लिंट कांच, पायरेक्स ग्लास, और उसके बाद क्या है अगला है दोस्तों, इसमें क्या है, साधारण कांच या कोबाल्ट कांच। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा, अगर आपको पता है तो कमेंट में जवाब दीजिए दोस्तों। हम कमेंट डेली देखते हैं कि कौन सा कैंडिडेट कमेंट कर रहा है और क्या आंसर कर रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, लेंस किससे बनता है, तो लेंस जो बनता है दोस्तों वो होता है फ्लिंट कांच। किस तरह का कांच? फ्लिंट कांच होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जो फ्लिंट कांच है उससे लेंस का निर्माण कराया जाता है। और पायरेक्स कांच जो होता है उसका निर्माण किससे होता है? इससे चश्मे का निर्माण कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, वो भी धूप के चश्मे वगैरह का निर्माण कराया जाता है। लेंस किससे बनता है? लेंस बनता है फ्लिंट कांच से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी में दोस्तों पूछा गया है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन को नोट करिए, अगर आपको आता है तो कमेंट में जवाब दीजिए, नहीं आता तो इसे नोट करिए। अगर नोट नहीं करेंगे दोस्तों तो आपकी तैयारी अधूरी मानी जाएंगी। और वही बच्चा नोट नहीं करेगा जिन्हें अपने सपने नहीं पूरा करना है, वही बच्चा ध्यान से नहीं पढ़ेगा। जो लापरवाह है, जो अपने माँ बाप के सपना पूरा करने का उसमें कोई भी मतलब जैसे कि जोश ही नहीं है, नहीं तो वो नोट क्यों नहीं करेगा। आज नोट नहीं किया, आज ध्यान से नहीं पढ़ा तो बाद में बहुत ही पछताना पड़ेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों याद रखिए, मायोपिया को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, समीप दृष्टि दोष। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि मायोपिया क्या बोलते हैं? मायोपिया को बोलते हैं समीप दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष। ठीक है। और हाइपर मायोपिया को क्या बोलते हैं? एक चीज़ और नोट करिए, एक क्वेश्चन यहाँ से और नोट करिए, दिमाग में क्लिक किया, इसी संबंधित क्वेश्चन है कि हाइपर मायोपिया जो होता है उसे बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, यानी कि क्या बोलते हैं? दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष। नोट कर रहे होंगे आप दोस्तों अपने नोट्स पे, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, नोट कर लीजिए, दूर दृष्टि दोष किसे बोलते हैं? वो उस हाइपर मायोपिया। और मायोपिया को क्या बोलते हैं? समीप दृष्टि दोष यानी निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक नक्षत्र यानी एक ग्रह का रंग निर्भर करता है। तो दोस्तों किसी भी ग्रह का रंग जो है वो निर्भर करता है उसकी पृष्ठीय सरफेस टेम्परेचर यानी पृष्ठीय तापमान पर निर्भर करता है कि उसका तापमान, पृष्ठ तापमान कितना है, कैसा है। इसलिए उससे वो उसके कलर यानी उसके रंग को हम लोग निर्भर करते हैं, समझ पाते हैं कि इसका कलर कैसा है, उसके तापमान के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह लाल क्यों है? क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाने जाने से उसकी सतही क्षेत्र जो तापमान होता है, पृष्ठीय तापमान जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको समझ में आ गया। जो गर्म ग्रह होते हैं वो भी क्या होते हैं, अपने टेम्परेचर के कारण वो लाल दिखाई देते हैं। ठीक है, तो हम ये बताना चाह रहे थे यहाँ पे कि किसी भी ग्रह का जो है रंग उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन कर रहा है दर्पण के पीछे पृष्ठ पर निम्न में से किसकी पतली परत
लेपित किया जाता है। दोस्तों आपने कभी अपने तो हमेशा ही शीशा वगैरह देखते हैं, मिरर देखते हैं, चेहरे देखते हैं, कंघी करते हैं, कपड़े वगैरह पहनते हैं उसके सामने अच्छे तरीके से, तो उसमें आपने कभी नोट किया कि जो उस कांच के पीछे जो लेप लगा होता है, आपने देखा होगा ब्राउन ब्राउन कलर की हल्की हल्की लेप। दोस्तों आपने कभी नोट किया वो क्या है? तो वो होता है, हम आपको बताते हैं, यहाँ पर लिखा है दर्पण के पीछे जो लेप लगी होती है पतली पतली, वो होता है सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट का लेप लगाया जाता है दोस्तों, जिससे प्रकाश जो होता है समतल मिरर यानी उस मिरर के उस पार नहीं जाता, बल्कि वो परावर्तित होकर हमारे जो है हमें वापस उसको दिखाता है हमारे रेटिना पे, और वो हमें इमेज यानी प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही योगदान होता है सिल्वर नाइट्रेट का जो उसके पीछे लगाते हैं, अन्यथा हमारी प्रकाश जो है परावर्तित होकर ना आए और हमारी इमेज प्रतिबिंब न बने। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन से आपको इतना समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या है, सिल्वर नाइट्रेट लगाया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नोट कर लिए दोस्तों, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को जरूर लाइक करिएगा साथियों, और हाँ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा, और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।